क्या हो अगर इस दुनिया में ऐसी बारिश होने लगे जो इंसानों के लिए मौत बन जाए। दोस्तों, ये कहानी है द रेन सीजन 1 की। इसमें हम देखते हैं कि कैसे एक खतरनाक बारिश ने पूरी दुनिया को खत्म कर दिया। जो लोग जिंदा बचे उन्हें अब हर दिन जीने के लिए लड़ना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। इस कहानी में हम देखते हैं फ्रेडरिक को। फ्रेडरिक एक साइंटिस्ट होते हैं और एक अपोलो नाम कंपनी में काम करता है। और एक रिसर्च के बाद इन्हें पता चलता है कि एक ऐसी बारिश होने वाली है जिस पर भी यह बारिश पड़ेगी वह कुछ ही टाइम में मर जाएंगे। इसके बाद हमें एक लड़की सिमोन को दिखाया जाता है जो कि अपने स्कूल में होती है। तभी सिमोन के पिता फ्रेडरिक आते हैं इसे स्कूल से लेने। जैसे उन्हें जल्दी से कहीं पहुंचना हो, फ्रेडरिक अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर कार में बैठते हैं। तभी डॉक्टर फ्रेडरिक अपने परिवार को बताते हैं कि यह कोई आम बारिश नहीं है। जो भी व्यक्ति इस बारिश के संपर्क में आएगा उसकी कुछ ही पलों में मौत हो जाएगी। बैक सीट पर सिमोन और उसका छोटा भाई रसमस लड़ रहे होते हैं क्योंकि रसमस ने सीट बेल्ट उतार दी होती है। अब फ्रेडरिक का ध्यान भटकता है और सामने एक बड़े ट्रक के साथ गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। आसमान से आवाजें आने लगीं और हर कोई समझ गया कि अब बारिश शुरू होने वाली है। फ्रेडरिक ने जल्दी से अपने परिवार को कार से बाहर निकाला और सबको लेकर जंगल की तरफ भागा। एक आदमी दूर से इन लोगों को देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है। अब फ्रेडरिक अपनी फैमिली को लेकर एक बंकर के पास पहुंचता है जिसे उसकी ही कंपनी ने ऐसी इमरजेंसी स्थितियों के लिए बनाया था। अंदर आने के बाद फ्रेडरिक सिमोन को बताता है कि इस खतरनाक वायरस का इलाज सिर्फ उसके पिता ही निकाल सकते हैं। वह सिमोन को रासमस की जिम्मेदारी देता है और कहता है कि किसी भी हाल में उसे सुरक्षित रखना क्योंकि रासमस ही इस वायरस को रोकने की आखिरी उम्मीद है। इतना कहकर फ्रेडरिक बंकर से बाहर चला जाता है। सिमोन मोबाइल पर वीडियो देख रहा था। तभी उसकी स्क्रीन पर दिखा कि उसके पिता जो कह रहे थे वह बिल्कुल सही था। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी और वही बारिश जहर बन चुकी थी। तभी बाहर से तेज आवाज आती है। सिमोन सोचती है कि शायद उसके पिता वापस आ गए हैं। सिमोन की माँ बहुत डर गईं और बोलीं कि कोई भी बाहर नहीं जाएगा, बाहर बहुत खतरा है। माँ की बात नहीं मानी, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलती है सामने वही आदमी खड़ा होता है जो उनका पीछा कर रहा था। वह अंदर घुसने की कोशिश करता है और रासमस को पकड़ लेता है। सिमोन समझ जाती है कि अगर वह आदमी अंदर आ गया तो वायरस पूरे बंकर में फैल जाएगा और सभी मर जाएंगे। तभी सिमोन की माँ वहां पहुंचती है। सिमोन की माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद को बाहर धक्का दे देती है और अपनी जान कुर्बान कर देती है। अब सिमोन अपने भाई रसमस के साथ बंकर में चली जाती है। वहां उन्हें एक रेडियो मिलता है जिससे वे किसी आदमी से बात करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद कनेक्शन टूट जाता है। अब 5 साल बीत जाते हैं। रसमस बड़ा हो चुका होता है। उसे अब बाहर की दुनिया देखने की बहुत इच्छा होती है। एक रात जब रसमस सो रहा होता है तब सिमोन चुपचाप बंकर से बाहर निकल जाती है और चारों तरफ देखती है। बाहर का हाल देखकर वो डर जाती है। पूरी दुनिया उजड़ चुकी होती है। ज्यादातर लोग मर चुके होते हैं। वो जल्दी से अंदर लौटती है और रसमस से कहती है, बाहर सब खत्म हो गया है। डैड ने कहा था कि मैं तुम्हें संभालूं। रात को दोनों बंकर में सो जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ऑक्सीजन खत्म होने लगती है। रसमस जल्दी से सिमोन को उठाता है और दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर कुछ लुटेरे इन्हें देख लेते हैं। उनका लीडर मार्टिन नाम का आदमी होता है। वो दोनों को पकड़कर एक कमरे में बंद कर देता है और बंकर की तलाशी लेता है। जब वो जाने लगता है सिमोन उसे टैबलेट पर दूसरे बंकर दिखाती है और फिर टैबलेट तोड़ देती है ताकि वो इन्हें अपने साथ ले जाए। आखिर में मार्टिन मान जाता है और सिमोन अब रसमस को अपनी टीम में रख लेता है। अब सिमोन और उसका भाई उस ग्रुप के साथ सफर में थे। सभी थके हुए थे। कई दिनों से ठीक से खाया नहीं था, लेकिन फिर भी आगे बढ़ रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं अगला बंकर जरूर मिलेगा। जंगल में चलते हुए अचानक हवा में एक अजीब सी गूंज सुनाई दी, जैसे कोई गाड़ी पास आ रही हो। सबने कदम रोक लिए और जल्दी से झाड़ियों में छिप गए। थोड़ी देर में एक पुरानी जीप वहां आकर रुकी। उसमें से 2 आदमी उतरे। दोनों के हाथों में बंदूकें थीं। उनकी चाल देखकर ही समझ आ गया कि ये अच्छे लोग नहीं हैं। असल में ये वो लोग थे जो जिंदा बचे इंसानों को पकड़कर बेच देते थे या फिर उन्हें जबरदस्ती अपने काम में लगाते थे। अब सिमोन, उसका भाई और बाकी साथी, और यहीं से उनकी असली परेशानी शुरू होने वाली थी। उसी वक्त दूर से एक लड़की भागती हुई दिखाई देती है। वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है, जिससे उन बंदूक वाले आदमियों का ध्यान सिमोन और उसके ग्रुप से हट जाता है। मार्टिन ये मौका देखता है और सबको इशारा करता है। सब लोग जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वही लड़की फिर दिखती है। वो कीचड़ जैसे दलदल में फंसी होती है। उसके हाथ पैर बाहर निकालना मुश्किल हो गया था। मार्टिन उसके पास पहुंचता है तो देखता है कि उसके शरीर पर बारिश के निशान पड़े हुए हैं।
अब सब समझ जाते हैं कि वो बारिश से फैले वायरस की चपेट में आ चुकी है। मार्टिन कुछ पल चुप रहता है, फिर मजबूरी में उसे वहीं मार देता है ताकि बाकी लोग उस वायरस से बच सकें। सब लोग आगे बढ़ते हैं और रात होने से पहले एक पुराना घर देखकर वहीं रुकने का फैसला करते हैं। घर की हालत ठीक नहीं थी, दीवारों पर दरारें थीं, लेकिन इतना ठीक था कि सबको थोड़ी देर सुकून मिल सके। वहीं सिमोन अपने भाई को पुराने जूते पहनने को देती है ताकि चलते वक्त उसके पैर न दुखें। टीम में पेट्रिस नाम की एक लड़की थी। धीरे धीरे रसमस को उससे लगाव होने लगा था। रात को जब सब सो गए तो रसमस नीचे गया। वहां उसने देखा पेट्रिस और मार्टिन आपस में बात कर रहे थे और काफी करीब थे। यह देखकर रसमस चुपचाप पीछे हट गया। उसका मन टूट गया और उसे एहसास हुआ कि अब इस दुनिया में किसी पर भरोसा करना आसान नहीं रहा। सुबह सूरज निकलते ही सबने फिर अपना सफर शुरू किया, एक नए बंकर की तलाश में जहां शायद उन्हें थोड़ी सुरक्षा मिल सके। रास्ते में चलते हुए रसमस का पैर पानी से भरे गड्ढे में चला जाता है। मार्टिन गुस्से में आकर उसे मारने लगता है, लेकिन सिमोन बीच में आकर उसे रोकती है। वो कहती है, इसके जूते वाटरप्रूफ हैं, इसे कुछ नहीं होगा। मार्टिन शांत हो जाता है और सब आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एक और बंकर मिल जाता है। सिमोन टैबलेट से सिस्टम में अपना नाम डालकर दरवाजा खुलवाती है और सब अंदर चले जाते हैं। अंदर बहुत सारा खाना और जरूरी सामान रखा होता है। सिमोन टैबलेट से बाकी ताले भी खोलती है। तभी उसे एक फोन मिलता है जिसमें उसके पापा के बॉस का रिकॉर्ड किया हुआ मैसेज होता है। उसमें बताया गया था कि उसके पापा को हेड ऑफिस बुलाया गया था ताकि वो वायरस का इलाज ढूंढ सकें, वरना पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ये सुनकर सिमोन तय करती है कि वो अपने पापा को ढूंढने जाएगी। वो मार्टिन से कहती है, हमें स्वीडन जाना होगा, लेकिन मार्टिन मना कर देता है। उसे लगता है कि यहाँ रहना ज्यादा सुरक्षित है। आखिर में सिमोन रसमस को लेकर अकेले ही निकल जाती है। जब पेट्रिस, लिया और जीन को पता चलता है तो वो भी उनके साथ जाने की सोचते हैं। सब मिलकर एक जगह इकट्ठे होते हैं, लेकिन तभी कुछ अजनबी लोग वहां पहुंच जाते हैं। अब बंकर में बस मार्टिन और उसका एक साथी ही बचे थे। बाकी सब सिमोन के साथ आगे बढ़ चुके थे। कई दिनों की थकान, भूख और डर झेलने के बाद सिमोन, उसका भाई और पेट्रिस आखिरकार अपने ग्रुप तक पहुंच ही जाते हैं। किसी को यकीन ही नहीं होता कि वो अब भी जिंदा हैं। थोड़ी देर के लिए सबके चेहरे पर मुस्कान लौट आती है, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर नहीं टिकता। जैसे ही वो सब बैठकर कुछ खाने लगते हैं, पास के पेड़ों से हल्की सरसराहट की आवाज आने लगती है। पहले तो सब समझ नहीं पाते, फिर अचानक चारों तरफ से कुछ लोग बंदूकों के साथ निकल आते हैं। ये वो लोग थे जो अब इंसान नहीं रह गए थे, बस जिंदा रहने की मशीनें बन चुके थे। दूसरों को लूटना, मारना ही जिनका तरीका था। मिनटों में वहां हड़कंप मच जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता। हर कोई बस जान बचाने की कोशिश में भागने लगता है। अब हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि लोग सिर्फ जिंदा रहने के लिए एक दूसरे को भी मारने लगे थे। इसी वजह से सबको अलग अलग होना पड़ा। जीन और लिया पहले ही ग्रुप से अलग हो गए, जबकि रसमस और पैट्रिस एक पुराने बंगले में छिप गए। सिमोन भी अब अकेली रह गई थी। थोड़ी देर बाद मार्टिन भी उन्हें ढूंढते हुए वहीं पहुंच गया और अब सबने साथ में आगे बढ़ने का फैसला किया। सिमोन भागते भागते एक सुनसान गली में पहुंच जाती है, जहां चारों तरफ अंधेरा और ठंडी हवा का सन्नाटा था। वहीं उसे एक छोटा बच्चा दिखता है जो एक टूटी दीवार के पीछे छिपा कांप रहा होता है। सिमोन धीरे से उसके पास जाती है। वो देखती है कि बच्चा बहुत कमजोर है, लेकिन उसकी मुट्ठी में कुछ गोलियां और एनर्जी टैबलेट्स हैं। शायद वही उसे जिंदा रखे हुए हैं। उस पल सिमोन को एहसास होता है कि अब इस दुनिया में जिंदा रहना सबसे बड़ी लड़ाई बन चुका है। सिमोन उस बच्चे को खाना देती है। तभी वहां एक आदमी आता है, वही उसका पिता होता है। सिमोन उसे भी थोड़ा खाना देती है। वो थके हुए लहजे में कहता है, यहां लोग अब इंसान नहीं रहे, जानवरों से भी बदतर बन चुके हैं। वो सिमोन का शुक्रिया करता है और वहां से चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है, कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसका सारा खाना छीनने लगते हैं। सिमोन ये सब दूर से देख लेती है, मगर कुछ कर नहीं पाती। फिर वह वापस जाती है जहां उसका ग्रुप बिछड़ा था। वह सबको जल्दी जल्दी इस शहर से निकलने के लिए कहती है, क्योंकि अब यहां रहना मतलब मौत को बुलाना है। उसी वक्त एक अजनबी आदमी चाकू लेकर आता है और रसमस को पकड़ लेता है। वो गुस्से में खाना मांगता है, वरना रसमस को मारने की धमकी देता है। तभी अचानक मार्टिन वहां पहुंचता है। वो रसमस को छोड़ने को कहता है, लेकिन वो आदमी बात नहीं मानता और रसमस के पेट में चाकू मारकर भाग जाता है। सिमोन घबरा जाती है, रसमस को संभालती है और उसे लेकर बंकर की ओर दौड़ पड़ती है। लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बंकर पहले ही लुटेरों ने उजाड़ दिया है। हर जगह तोड़फोड़, खाली डिब्बे और बिखरा हुआ सामान पड़ा है।
वो रसमस के घाव पर पट्टी बांधती है। कुछ देर बाद रसमस की सांसें धीरे धीरे ठीक होने लगीं। सबने चैन की सांस ली, क्योंकि अब उम्मीद थी कि वो बच जाएगा। मार्टिन ने बैग से एक छोटा सा डिवाइस निकाला और सिमोन को दिखाया। उसकी स्क्रीन पर पूरे इलाके का नक्शा था। नक्शे में एक लंबी सी लाइन दिख रही थी, जैसे कोई बड़ी दीवार हो। मार्टिन बोला, देखो, पहले यहां ऐसी कोई दीवार नहीं थी। शायद अब इस दीवार के अंदर कुछ लोग सुरक्षित रह रहे हों। सिमोन ने चुपचाप स्क्रीन देखी। उसके चेहरे पर हल्की उम्मीद झलक रही थी। अगर वो दीवार तक पहुंच जाए तो शायद उन्हें खाना, दवाई और थोड़ी सुरक्षा मिल जाए। अब उन्हें पता था कि आगे कहां जाना है। वो दीवार ही उनकी मंजिल बन गई थी, और शायद उसी के पार उनकी नई जिंदगी छिपी हो। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।